गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 10th में, रियल नंबर, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। पूरे चैप्टर का आज हम लगभग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या, ठीक है, रिव्यू करेंगे। फिर उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेटा क्लास 10th में जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक, वो देखो क्या क्या है। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेमा। लेमा क्या होती है? लेमा को हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका, ठीक है। तो ये क्या होता है ये भी समझाएंगे हम। दूसरा फिर हमको पढ़ना होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये अभी सीबीएसई बोर्ड ने इस साल सिलेबस से हटा दिया। इस साल मतलब नहीं, 2 साल पहले सिलेबस से हटाया है ना। लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ा दूंगा क्योंकि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वहाँ के सिलेबस में कहीं कहीं है अभी, है ना। थर्ड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे लेमा और एल्गोरिथम क्या डिफरेंस है, तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ना है ना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं ये देखना है। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है रेशनल नंबर एंड इट्स डेसिमल फॉर्म, मतलब जो परिमेय संख्या है उनका पॉइंट फॉर्म क्या होता है, डेसिमल फॉर्म क्या होता है, डेसिमल दशमलव रूप क्या होता है वो जानना है उसके बारे में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स एंड इट्स डेसिमल फॉर्म। इसके बाद हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं, ये क्या होती हैं और इनका दशमलव फॉर्म या डेसिमल फॉर्म जानना है। इसके बाद अपरिमेय संख्या और इनका दशमलव रूप, मतलब हाँ वही जो मैंने अभी बताया। अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, ठीक, तो ये पहले चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर इस जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, 8 पॉइंट लिखे हैं, इन 8 पॉइंट से रिलेटेड टाइप वाइज अगर क्वेश्चन कर लोगे तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो आज हम अपनी श्रृंखला को फिर से शुरू करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर था बेटा वो है लेमा, ठीक है। लेमा को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका, ठीक। तो ये क्या होती है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ना वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जो दूसरी चीज़ों को जैसे प्रूव करना है तो उन्हें हम उसमें इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे थ्योरम्स हैं। थ्योरम क्या होती है? थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है ना, जिसे प्रूव करने की ज़रूरत होती है। आप अपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 9th में पोस्टुलेट के बारे में, ठीक। पोस्टुलेट और एक्सियोम्स पढ़ा होगा, ठीक। तो एक्सियोम्स एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें एज इट इज ट्रू मान लिया गया है ना, ठीक। और इनका यूज हम करते हैं थ्योरम्स वगैरह में प्रूव करने में, ठीक। तो लेकिन लेमा जो होती है वो प्रूव की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये क्या होते हैं? लेमा क्या होगी? अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, which is used for proving another statement, ठीक। मतलब प्रमेयिका एक ऐसा सिद्ध किया हुआ या प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है जिन्हें हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में प्रूव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया। अब थ्योरम भी आपको थ्योरम तो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। थ्योरम क्या है? थ्योरम एक ऐसे स्टेटमेंट है जिन्हें प्रूव किया जा सकता है, ठीक। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर रहे हैं या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात कर रहे हैं। डिवीजन लेमा इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो शॉर्ट फॉर्म में तुम लिख सकते हो ईडीएल, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक आपको एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा।
जैसे आपने 7 में डिवाइड कर दिया 2 का, ठीक है, तो 2 3 जा 6, ठीक है, कितना रिमाइंडर हुआ 1। अब अच्छा, आपने डिवाइड किया था यहाँ पर 7 में 2 का, ऐसे तो लिखा जाएगा, मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फिर 3 होल 1/2, या ऐसे लिख सकते हो 3 प्लस 1/2, ठीक। अच्छा 3 क्या था, ये क्या था, ये भागफल था आपका, क्या था, भागफल, ये इसको वैसे बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक। और प्लस ये क्या था, रिमाइंडर, और ये क्या था, ये 2 जिससे हम डिवाइड कर रहे थे पहले से, ठीक है, बोलो, तो ये आपका हुआ डिवाइजर, ठीक। तो एक्चुअली में होता क्या है, अब सब, यानी कि हम 7/2 को ये लिख सकते हैं। अब 7/2 ना लिख करके हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं, मान लीजिए 7 का नाम हम दे दे रहे हैं a और डिवाइड कर रहे हैं b से, बोलो। और जब हमने डिवाइड किया तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, b से डिवाइड कर रहे हैं ना a में, ठीक। तो डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ गया q, और यहाँ कुछ आएगा, हमने अलजेब्रा में कर रहे हैं तो उसे तो हमें मालूम नहीं, तो हमने उसको लिख दिया कि कुछ आया है और सब्ट्रैक्ट किया तो r आ गया, ठीक। तो आप a/b को क्या लिख सकते हो, q प्लस, है ना, r/b, बोलो। तो इसके बारे में बात हो रही है। अब होता क्या है कि अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ 7 आया था, ये वाला, जैसे ये 7 था, तो 7 पता है किसके बराबर होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, 2 × 3 और +1, ये तो आएगा, मतलब इनका मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा, ये तो आएगा, ठीक। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि a की जो वैल्यू है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट BQ और प्लस r के बराबर होगा, लेकिन ये जो r है ना, r रिमाइंडर, ठीक, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा b से। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, बोलो, है ना। तो क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, हमें क्या मिला, a = BQ प्लस r, वेयर 0 ≤ r b। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक। तो r जो है ना, r की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे कहाँ तक हो सकती है, b तक, लेकिन b से छोटा होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि रिमाइंडर हमेशा b से छोटा आएगा, ठीक, b से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमाइंडर निकालने का एक प्रोसेस है, समझ गए, बोलो, ठीक, क्लियर। इसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 3रे नंबर पे। तो हमने ये वाला टॉपिक समझ में आ गया क्या क्या है। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि जितने टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में हैं उन सबको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेमा आपको समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है ये समझ में आ गया। 3rd नंबर पे आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिथम भाई, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम अगर अलग अलग पता चल जाए तो बन जाएगा। तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है, लेमा क्या होता है, लेमा होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज करते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन के लिए लेमा का काम करेगा अगर आप उसकी हेल्प ले रहे हो, राइट। अच्छा, अब एल्गोरिथम क्या होती है, जब आप कोई चीज प्रूव कर रहे हो तो कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ स्टेप होंगे, मतलब उसको प्रूव करने के कोई ना कोई स्टेप तो होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको मान लीजिए चाय बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, फिर उसके बाद चाय पत्ती उसमें डालेंगे, चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे, फिर उसे उबालेंगे, यही तो प्रोसेस है। तो एक स्टेप फॉलो होंगे, ऐसा तो नहीं कि पहले उबाल लें बाद में पानी डालें, बाद लास्ट में भगोना चढ़ाएं, उल्टा सीधा तो नहीं होगा, ठीक।
तो किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप के कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं दैट इज द एल्गोरिथम, राइट। तो ऐसे ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स टू फाइंड HCF, है ना। मतलब हम जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन की, उसकी हेल्प से HCF निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, EDL लिख दें शॉर्ट फॉर्म, ED यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, इज अ collection of steps of finding HCF, ठीक। अब कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं और उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है, और R की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है ना, या 0 से बड़ी होगी लेकिन B से छोटी होगी। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, सपोज दैट माने आपको एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए चलो HCF निकालना है, HCF ऑफ 2 और 7, चलो ये पता करना है, ठीक है। तो करते क्या है कि 2 का डिवाइड किया 7 में, तो 2 3 जा 6, बचा कितना 1। तो अगर देखा जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, है ना, या 2 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे तो लिखोगे। तो ये A का काम करेगा, है ना, ये है B और ये Q होता है, ठीक है, ये BQ प्लस R यही तो होता है। तो पहले जो स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में A क्या हुआ, देखिए 7/2, तो ये A अपॉन B, A हो गया 2, B हो गया 2 और Q आपका हो गया 1। बोलो यही तो होगा। और R जो है वो आपका 1 आया, Q1 नहीं होता, Q3 होगा, R जो आया वो 1 आया, यही तो होगा। तो अगर R 0 नहीं है, ठीक, तो अभी तब तक ये प्रोसेस करना पड़ेगा जब तक हम R 0 ना निकाल लें। अच्छा, जब R 0 हो जाएगा तो B HCF हो जाएगा, ठीक। यहां देखेंगे बिकॉज ऐसे लिख देंगे R डज नॉट इक्वल टू 0, यहां 0 नहीं है तो अगेन स्टेप 2 आ जाएगा फिर, ठीक। लेकिन इस बार जो होगा हम वो होगा A1 और 2 के साथ, यानी कि 2 नंबर है, अब 1 का 2 में डिवाइड कराएंगे तो यानी कि 2 और 1 2 नंबर लिए जाएंगे। देखो स्टेप फर्स्ट में कौन कौन से नंबर लिए थे, 2 और 7। तो जब हमने 2 का डिवाइड किया 3 1 आया, ऐसे R 0 तो आया नहीं, तो हमें फिर ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसे रिपीट करना होगा। क्या करना होगा बेटा, रिपीट करना होगा। तो अब क्या होगा, 1 में 2 का डिवाइड कराएंगे, 1 2 जा 2, ये हो गया 0। बोलो भाई 2 में किसका डिवाइड किया, 1 का। तो ध्यान सुनो, अब क्या होगा, इस बार A ये होगा और B ये होगा, है ना। बोलो ये याद रखिए, हर बार A B बदलता है, जैसे 2 और ये 1 था, ठीक। तो पहले क्या था, सॉरी पहले क्या था 2 और 7, ठीक। तो 7 आपका हो गया A, ऐसे यहाँ लिख दिया करो 7/2, तो ये हो गया A/B। तो ये क्या हुआ, A ये हुआ और B ये हुआ। आपने देखा कि रिजल्ट 0 नहीं आया, तो जो B बना था, B पिछली बार क्या था, B आपका 2 था, ये, ठीक है, और A क्या था आपका, A आपका 7 था, और R ये हो गया। तो अब जब रिजल्ट 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये 1 और ये पिछला वाला जो आपका 2 रहा उसको दोबारा ले लेंगे, ये 1 रिमाइंडर और, है ना, डिवाइजर, इसको हम दोबारा ले लेंगे, ठीक, दोबारा करेंगे, ठीक। लेकिन इस बार हमने देखा कि R जो है वो 0 आ गया है।
अगर R 0 आ गया है तो इस बार जो B था वो HCF हो जाएगा। तो B क्या होगा, देन B इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू HCF, किसका, जो पहले नंबर दिए गए थे। ठीक, तो यहां लिखेंगे सो HCF ऑफ 2 और 7 इज इक्वल टू 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? अभी ज्यादा नहीं समझना है, हमें बस इतना समझना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकालते हैं, समझ गए? ठीक, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, उसे समझते हैं, ध्यान से देखना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इसको बोलेंगे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। ठीक, होता क्या है, इसके हम समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ले लिया कि 4, ठीक है, तो 4 क्या हुआ, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1 भी ले लो। मान लीजिए हमने ले लिया 6, तो 6 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। मान लीजिए हमने लिख लिया 7, तो 7 क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 1। ठीक, बोलो। ठीक, तो अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, एक और लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझाया जाए। मान लीजिए हमने ले लिया 12, तो 12 को क्या ले सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो, ये जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। ठीक, अच्छा, इसमें ये प्राइम है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा नंबर है, प्राइम। ठीक, कंपोजिट नंबर। ठीक, लेकिन इसमें ये जो 2 है, ठीक, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम। इनको बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम को। और इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो आपने देखा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि वी कैन चेंज एवरी कंपोजिट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में बदल सकते हैं, है ना। यही जो स्टेटमेंट है, इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेसिबल या चेंजेबल, एक्सप्रेसिबल into the product of primes। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंपोजिट नंबर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा आ जाओ, रेशनल नंबर के बारे में आते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर को Rn से नोट कर दें। ये क्या होगा, वी कैन चेंज इन P अपॉन Q फॉर्म, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकें। P और Q क्या होंगे, P और Q इंटीजर होंगे, P और Q क्या होंगे, इंटीजर। ठीक, ये हमारी होंगी क्या, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ऐसे आ जाइए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में ना लिख सकें, P अपॉन Q फॉर्म में ना लिख सकें। समझ गए? ठीक, तो इतना हमारे सिलेबस में है। एक चीज और देख लेते हैं, डेसिमल फॉर्म ऑफ
डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा, इनका दो तरह का होता है फॉर्म। रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका और टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग, याद रखिएगा, ठीक। शांत दशमलव भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक। और इनको बोलते हैं अशांत दशमलव, शांत दशमलव अनावर्ती या अशांत दशमलव आवर्ती, अशांत दशमलव आवर्ती, ये बोलते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया और उसमें 2.3 लिखा हुआ है, ठीक। तो रिपीट नहीं हुआ, ये 3 तक है, तो ये क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब मान लीजिए लिखा 2.33333 चलता ही जा रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गए, याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद अगला डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, ये एक ही टाइप का होता है, ठीक है। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। मतलब जैसे लिख दिया 1.10 100 100, ठीक, ये चलता रहेगा। मतलब आप डिवाइड करोगे, चलता रहेगा। और देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहा, अगर रुक जाता है तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। डिवाइड कर रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, रिपीट हो रहा बार-बार, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। और ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहा है, ठीक, और रिपीट भी नहीं हुआ। रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, 10 फिर 100 आ रहा है, फिर 100 ऐसे करके। रिपीटेशन उसको बोलते हैं जब सेम टाइप का नंबर आ रहा हो। यहाँ आ तो रहा है सेम टाइप का, लेकिन उनका नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो बढ़ रहा है, जैसे 1 0 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, ठीक। तो इसको रिपीटिंग नहीं बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है डिवीजन रुक नहीं रहा है, ठीक। तो जो 10th क्लास के चैप्टर में, रियल नंबर चैप्टर में क्या क्या है मैंने आपको बताया। आज इतने टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रियल नंबर है ना, ठीक। तो रियल नंबर जो बेटा होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ठीक बेटा, ये याद रखना। यानी कि रियल नंबर, ठीक, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, ठीक। नहीं समझे तो मैं आपको एक नोट पॉइंट बताते हैं, बहुत ध्यान से देखो। नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितना टाइप के, दो टाइप। एक होता है आपका रियल नंबर, ठीक, और दूसरा होता है अनरियल या इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये हमको पढ़ना है, ये पढ़ेंगे आप कब, 11th 12th में, 11th या फिर 12th में, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करें, ये है हमारा 10th क्लास में, ठीक है, ठीक। अच्छा अब ये क्या होता है, ये इमेजिन नंबर के बाद में करेंगे, ठीक है। रियल नंबर में आ जाइए। रियल नंबर हमारे दो टाइप के हो गए, रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल, ठीक है। रेशनल में क्या आएगा, रेशनल में आपका आ जाएगा होल नंबर। क्या आ जाएगा, होल नंबर। रेशनल में क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। क्या आ जाएगा बेटा, इंटीजर्स, ठीक। होल नंबर के अंदर क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अच्छा इरेशनल में क्या क्या आएंगे, पाई आ जाता है, ठीक है, पाई, √2 आ जाएगा, √3, इस तरह के ये सारे नंबर, ठीक है। होल नंबर को बेटा W से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग
आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी इंटीजर्स को। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, आई या फिर जेड से भी होता है, ठीक है। तो आज जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया वो पूरा ये डिस्कस किया कि 10th क्लास के पहले चैप्टर में रियल नंबर्स में क्या क्या है, ठीक। कल से हम लोग इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर वे में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और ये चैप्टर 2 या 3 क्लासों में वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।